जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के दूसरे वीडियो में हम लोग देखते हैं। आज के सेशन में हम लोग दो और अधिनियम को वर्णन करने का प्रयास करेंगे। पहला अधिनियम हमारा ये है इंडियन पॉलिटी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसमें चार्टर एक्ट 1793 का आता है। ये तीसरा है। इससे पहले हम लोग दो अधिनियम को देखा था, एक था रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट। चार्टर एक्ट 1793 एक ऐसा अधिनियम था जिसमें ये कहा गया था कि जो नियंत्रक बोर्ड बनाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में 6 कमिश्नर का, उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक और बोर्ड बनाया गया, जिसमें पूरा कंट्रोल पावर राष्ट्रपति के हाथों में दे दिया गया। और वो राष्ट्रपति को जो कमिश्नरी का जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल था भारत के लिए, कैबिनेट मंत्री था, वो कैबिनेट मंत्री बना दिया। ठीक है ना। इसके तहत आप कह सकते हैं, इसके अंतर्गत 1793 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बनाए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कमिश्नर्स पर नियंत्रण का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। ठीक है। और एक और प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति थे उसको एक तरह से ऐसा कानून बना दिया कि जो भारत के लिए कैबिनेट मंत्री बना गया। भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कैबिनेट मंत्री बनाए गए। ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति के हाथों में सारी शक्ति दे दी गई, और दूसरा था भारत में प्रशासनिक व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए एक कैबिनेट मंत्री के रूप में बनाया गया। अब आता है कि नेक्स्ट है हमारा अधिनियम जो बना था, वो था चार्टर एक्ट 1830 का। ये चार्टर एक्ट सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाए गए थे। इसका हिंदी में कहा जाता था राजलेख अधिनियम। इसको क्या कहा जाता था? राजलेख अधिनियम। इस अधिनियम के तहत पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजनीतिक, या कह सकते हैं या प्रशासनिक यूनिट्स के रूप में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया। ठीक है। तो इसको कह सकते हैं कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मर्चेंट कंपनी नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया? एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया। ये पॉलिटिकल पावर के लिए एक यूनिट बन गया। और इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेडिंग पावर को नियंत्रित कर
उसके एकाधिकार को आंशिक रूप से नियंत्रित किया गया। इसके तहत उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत कंपनी के व्यापारी एकाधिकार को चीन और चाय के व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर, ध्यान देंगे, छोड़कर अन्य सभी व्यापारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अर्थात इसमें यह कहा गया कि अब जो है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अन्य ब्रिटिश कंपनी भी भारत से व्यापार कर सकते हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि इस अधिनियम 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह कहा गया कि कंपनी अब तक जो भारत में मोनोपोलाइज ढंग से व्यापार करता था, अब वो नहीं रहा। अर्थात कंपनी का जो मर्चेंट पावर था, अर्थात ट्रेडिंग पावर है, वह अब कम हो जाएगा। और उसके लिए कहा गया कि चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर अन्य सारे व्यापारी के एकाधिकार जो है अब खत्म हो गई। भारत में अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अन्य कंपनियां भी ब्रिटेन का व्यापार कर सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए ऑथराइज्ड है। अर्थात इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल अप्रोच को बढ़ाने का अधिकार मिल गया। और धीरे धीरे वह 1833 तक आते आते वह एक पॉलिटिकल यूनिट बन गया और भारत में शासन को संचालित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को शिफ्ट करके गवर्नर जनरल के अधीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, आपको याद होगा कि 1833 में पूरी तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मोनोपोली खत्म हो गया। तो इस सेशन में, इस वीडियो में हमने दो अधिनियम को बताने का प्रयास किया, एक 1793 का और एक 1813 का। अगले वीडियो में हम 1833 के अधिनियम को, 1853 के अधिनियम को बताने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से हम लोग सारे एक एक करके सारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के जो डिफरेंट एक्ट था उसको हम लोग पढ़ लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस छोटे छोटे वीडियो को आप अगर देखते हैं और उसके पॉइंट आउट करके आप खुद अध्ययन करते हैं तो आपके पॉलिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का फेज है वो आपका जानकारी बेहतर होगी और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, इसी के साथ आज के इस सेशन को खत्म करते हैं। जय हिंद।